हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम यहां पर बात करेंगे एनटीए नेट के पेपर 1 के 25 क्वेश्चंस की, जिसमें हम डेली डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस यहाँ पर। For a teacher in higher educational institutions, which of the following is the best option to do in the leisure time? यानी कि लेजर टाइम में एक हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का टीचर के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा? लेजर टाइम ऐसे समझ सकते हैं आप, फ्री टाइम, ठीक है। टेकिंग रेस्ट इन टीचर्स रूम, रीडिंग मैगजीन्स इन लाइब्रेरी, टॉकिंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, डूइंग रिसर्च। बताइए क्या हो जाएगा। देखिए, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात की गई है तो राइट आंसर हो जाएगा डे डूइंग रिसर्च। ना वो रेस्ट करे और ना ही मैगजीन पढ़े, क्योंकि ये सब चीज़ें एक टीचर के लिए नहीं है। उनको, एक टीचर को ज़्यादा से ज़्यादा समझना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, रिसर्च में अपने आप को इंगेज रखना है, जिससे कि खुद वो नॉलेज गेन करके अपने स्टूडेंट्स को ट्रांसफ़र कर पाएँ, ठीक है। तो उनको अपना फ्री टाइम कहाँ पे लगाना है? रिसर्च करने में, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ टेलर मॉडल ऑफ करिकुलम? जो टेलर मॉडल ऑफ करिकुलम है उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? एम्स, सब्जेक्ट कंटेंट, टीचिंग एवेल्यूशन, या फिर पर्पस, एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस, वेरिफिकेशन ऑफ गोल। थर्ड है एम ऑफ एजुकेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, या फिर टेस्टिंग, फीडबैक, सब्जेक्ट कंटेंट, टीचिंग, लर्निंग, या फिर टेस्टिंग। बताइए क्या होगा राइट आंसर। देखिए, टेलर मॉडल के अकॉर्डिंग जो करिकुलम में उन्होंने कंपोनेंट्स बताए हैं वो इन्होंने बताए हैं, पर्पस बताया है, एजुकेशनल एक्सपीरियंस पर इन्होंने फोकस किया है, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करते हैं, और जो भी गोल्स हैं उनके वेरिफिकेशन पर भी ये बात करते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सपीरियंस्ड टीचर डू नॉट रिक्वायर द डिटेल्ड लेसन प्लान ऑफ अ टॉपिक बिकॉज। यानी कि एक एक्सपीरियंस टीचर जो होता है उसको जरूरी नहीं होता कि डिटेल में एक्सप्लेन लेसन प्लान जो है वो प्रिपेयर करे या उसके पास हो, ठीक है। क्यों? दे कैन टीच मोर इफेक्टिवली विदाउट इट्स हेल्प। देयर आर जस्ट फ्यू क्यूरियस स्टूडेंट्स इन द क्लास। and the teacher is not likely to face any challenges from students even if they are wrong, या फिर they can equip themselves with brief outline as they gain specialization in its through experience। क्या होगा राइट आंसर? देखिए, यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि उनके पास इतना एक्सपीरियंस है तो उन्हें अब लेसन प्लान की ज़रूरत नहीं है। लेसन हम प्लान हम क्यों बनाते हैं कि लेसन प्लान के अंदर जो भी हमने ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं, जो जो भी पॉइंट लिखे हैं, वो हम क्लास में डिस्कस कर पाएँ। लेकिन एक टीचर जो इतने साल से पढ़ा रहा है उसे एक्सपीरियंस्ड होता है, उसे पता है कि मुझे अपने स्टूडेंट्स के साथ ये डिस्कस करना है, इस वे में पढ़ाना है, और अगर स्टूडेंट्स को क्वेरी आती है तो मैं एंड मोमेंट पर अपना मेथड चेंज करके उनको पढ़ा सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जांपल्स यूज़ कर सकती हूँ, या फिर चार्ट वगैरह मैं वहाँ पे खुद ड्रॉ करके उनको समझा सकती हूँ। तो एक एक्सपीरियंस टीचर को ये सब आ जाता है, ठीक है। तो उसको वहाँ पर लेसन प्लान की ज़रूरत नहीं होती है। लेसन प्लान बेसिकली हमारी टीचिंग में हेल्प करता है, इस पर्पज से बनाया जाता है जिससे कि हमें एक आउटलाइन मिल जाए कि आज हमें क्लास में ये चीज़ें डिस्कस करनी है। नेक्स्ट है द आइडियल टीचर। अब एक आइडियल टीचर जो है वो किस तरह का होना चाहिए? जो होल सिलेबस कंप्लीट कर दे क्लास में, जो स्टूडेंट्स की हेल्प करे लर्निंग में, एक फ्रेंड फिलोसफर ऑफ गाइड की तरह हो, या फिर स्ट्रिक्ट हो डिसिप्लिन में। बताइए। एक आइडियल टीचर, देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें कवर हो रही हैं ऑप्शन सी में। एक फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड भी हो सकता है। फिलोसफर, फ्रेंड, गाइड, ये सारा आपकी लर्निंग में हेल्प करेगा, आपकी काउंसलिंग, एज अ काउंसलर आपका काम करेगा। आपको कहीं भी प्रॉब्लम है, किसी सब्जेक्ट को चूज़ करने में प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर वो आपको गाइड कर सकता है। एज अ अगर आपके इंटरेस्ट उनको पता है, आपका क्लेवर पता है कि हाँ आप क्या चीज़ कर सकते हो, क्या चीज़ नहीं कर सकते हो, आप किसमें होशियार हो, ये सब एक टीचर को पता होता है, क्योंकि आप
उनके सामने आपने परफॉर्म किया है, आप उनको सब कुछ पता होता है, तो एक टीचर एक फ्रेंड की तरह, फिलोसोफर की तरह, गाइड की तरह होगा, तो वो एक आइडियल टीचर बन पाएगा और स्टूडेंट्स को भी किसी भी तरह में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर वो चाहे उसकी लर्निंग की प्रॉब्लम हो या फिर उसके ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हो। ठीक है, फिर है द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज परमिटेड बाय कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिसकॉन्सेप्शंस बिकॉज ऑफ दी। अब एक जो फील्ड ऑफ एजुकेशन है वो परमिटेड किससे होगा? Subjective of interruption, problems that are not amenable to rigorous scientific investigation, lack of good teaching methods, या फिर all of the above। बताइए क्या हो जाएगा? एक अगर हम बात करें फील्ड ऑफ एजुकेशन की, तो उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स, मिसकॉन्सेप्शंस या कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं उनको हम किस तरह से करेंगे? क्यों आते हैं वो? क्योंकि जो भी हमारे रिगरस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस है वो एमिनेबल नहीं है। ठीक है, इस वजह से, इसलिए ऑप्शन भी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन दिस इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ अ लेसन प्लान आर टीचर एम्स टू गेट स्टूडेंट्स। यानी कि जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तो इसको इंट्रोडक्शन पार्ट में एक टीचर का मेन पर्पस क्या होता है? टू गेट स्टूडेंट्स क्या? असाइनमेंट, एप्टीट्यूड, अटेंशन एंड एबिलिटीज। देखिए, इंट्रोडक्टरी पार्ट की बात करें तो उसमें एक टीचर अपना इंट्रोडक्टरी पार्ट इस तरह से बनाता है कि स्टूडेंट्स का जो अटेंशन है वो ले पाए, क्योंकि स्टूडेंट्स का अगर अटेंशन होगा तो वो आगे जो भी उस टॉपिक्स उसने लिखे हैं, पॉइंट्स लिखे हैं, वो इजीली उनको कन्वे कर पाएगा। इसलिए मेन इंट्रोडक्शन इस तरह का लिखा जाता है जिससे कि स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन हो और उनका अटेंशन भी मिले, क्योंकि जब उनका अटेंशन होगा तो वो आगे का चैप्टर या आगे की जो भी क्लासेस है उसको भी अच्छे से लेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको उनको अटेंशन गैदर करना है उनका, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी द रोल ऑफ अ टीचर इन फ्यूचर विल बी। अब टेक्नोलॉजी की विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ एक टीचर का रोल फ्यूचर में किस तरह का होगा? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का, टेक्स्ट बुक डेवलप करने का, गाइड करने का स्टूडेंट को, या फिर टीचिंग में इंटरनेट यूज करने का? बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, टू गाइड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग। अब इसमें से कौन सा टीचिंग लर्निंग का लेवल नहीं है? डिफ्रेंसिएशन लेवल, मेमोरी लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, या फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल। नहीं, मैंने आपको 3 लेवल बताए थे, वो तीनों अगर आपको पता है तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं कि ये वाला लेवल इसमें अलग है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन होगा यहाँ पे ए, डिफरेंशिएशन लेवल। ये कोई लेवल नहीं होता, टीचिंग लर्निंग के 3 लेवल होते हैं, मेमोरी, फिर आता है हमारा अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद आता है रिफ्लेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डज द कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स अफेक्ट्स इन लर्नर्स। जो ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो कॉग्निटिव डोमेन है उसमें जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो लर्नर को इफेक्ट करते हैं, कैसे? थॉट से, इमोशन से, स्किल से, या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए, यहाँ पे कॉग्निटिव की बात की गई, तो कॉग्निटिव में क्या होता है? थॉट्स आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। जबकि हम अगर हम इमोशंस की बात करें तो ये किस में आता है? ये अफेक्टिव में आते हैं। ठीक है, इंटीग्रल एजुकेशनल कॉन्सेप्ट इज प्रोपाउंडेड बाय। अब जो इंटीग्रल एजुकेशन कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था? श्री अरबिंदो ने, महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद, या फिर स्वामी विवेकानंद जी ने? देखिए, इंटीग्रल एजुकेशन की बात करें तो ये गया था हमारा श्री अरबिंदो के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं दी स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन कैन बी रेज्ड बाय। अब जो स्टैंडर्ड है एजुकेशन का वो किससे रेज किया जा सकता है? अपॉइंटिंग गुड टीचर्स, या फिर फिजिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करके,
रिफॉर्मिंग एग्जामिनेशन सिस्टम, यानी कि जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उनको रिफॉर्म करके, या फिर कंप्यूटर प्रोवाइड करके स्कूल में। बताइए एक एजुकेशन को का स्टैंडर्ड हम किस तरह से रेस कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? ए, अपॉइंटिंग गुड टीचर, क्योंकि एक गुड टीचर होगा तो वो अपने वे से अच्छा साइंटिफिक मेथड यूज करेगा, डिफरेंट टेक्निक्स यूज करेगा, मेथड्स यूज करेगा टीचिंग के लिए, जिससे कि स्टूडेंट्स की लर्निंग एफिशिएंसी बढ़े उससे। तो एक गुड टीचर काफी हद तक हेल्प करेगा हमारे जो एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव करने में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स आर नीडेड फॉर द प्रेजेंट डे टीचर टू एडजस्ट इफेक्टिवली विद क्लासरूम टीचिंग। बताइए इसमें से कौन सी स्किल्स है जो कि जरूरी होती है। नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, या फिर हम टीचिंग लर्निंग में टेक्नोलॉजी को यूज कैसे करें, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, या फिर नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स नीड्स, या फिर कंटेंट मास्टरी। बताइए सिर्फ नॉलेज जरूरी है, उसका यूज जरूरी है, या नॉलेज जरूरी है स्टूडेंट्स की नीड्स के अकॉर्डिंग, या फिर कंटेंट मास्टरी, किस कौन सी स्किल ज्यादा जरूरी होती है प्रेजेंट डे में आजकल के? क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, सिर्फ नॉलेज जरूरी नहीं है, लेकिन उसको आप यूज कैसे कर रहे हैं, और यूज कर रहे हैं तो सही वे में कर रहे हैं नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। फिर स्टूडेंट्स की नीड को भी आपको ध्यान में रखना है कि उसकी क्या नीड है, उसके अकॉर्डिंग आप नॉलेज को यूज करेंगे। फिर आप कंटेंट मास्टरी मस्ट है आपके लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंटेंट मास्टरी। जब तक आपके पास कंटेंट मास्टरी नहीं होगा, या फिर जो आपका सब्जेक्ट है उसमें आप मास्टर नहीं हो, तब तक आप अपने स्टूडेंट को अच्छे से नहीं समझा सकते हो। नेक्स्ट है, द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ अ टीचर इज टू। अब एक टीचर की प्राइमरी ड्यूटी क्या है? अम, जो भी स्टूडेंट्स के इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड्स हैं उनको रेस करना, फिजिकल स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना, ऑलराउंड डेवलपमेंट करना, या फिर इम्बाइब वैल्यू सिस्टम इन स्टूडेंट्स। बताइए इसमें प्राइमरी ड्यूटी की बात की गई है। देखिए प्राइमरी ड्यूटी में बात करें तो आपको एक ऐसा पॉइंट दे रखा है, जैसे कि ये है हेल्प इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। जब एक स्टूडेंट का ऑल राउंड डेवलपमेंट हुआ है तो हमें उसको सेपरेट डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है, जैसे कि फिजिकली मेंटली इन सब की जरूरत नहीं है, जब उनका ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात यहाँ पर की जा रही है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर। इसमें से कौन सा एक टीचर की गुड क्वालिटी है? पंचुअलिटी एंड सिंसियरिटी, कंटेंट मास्टरी एंड रिएक्टिव, या फिर कंटेंट मास्टरी एंड सोशलेबल। बताइए क्या हो जाएगा? देखिए एक गुड टीचर की क्वालिटी होनी चाहिए कंटेंट मास्टरी एंड सोशलेबल। सिर्फ कंटेंट मास्टरी है उसके अंदर, लेकिन वो सोशलेबल नहीं है, बिल्कुल भी सोशलाइज नहीं है, स्टूडेंट से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है, तो वो भी बेकार है। उनको अपनी कंटेंट नॉलेज के साथ साथ सोशलेबल भी होना चाहिए, यानी कि स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन करना आना चाहिए। हर स्टूडेंट का बिहेवियर अलग होता है, तो उनके अकॉर्डिंग उनके साथ इंटरेक्शन किया जाए, जिससे कि जो भी लर्निंग है उसको मोस्ट इफेक्टिव, या उसको और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके, स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग लेवल को इंक्रीज किया जा सके। इसलिए सोशलेबल और कंटेंट मास्टरी दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट है, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द टीचर्स एडजस्टमेंट लाइज विद। अब जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की यहाँ पे बात की जा रही है एक टीचर की एडजस्टमेंट के लिए, वो कहाँ लाई करती है? स्टूडेंट्स के साथ, प्रिंसिपल, द टीचर हिमसेल्फ, या फिर द कम्युनिटी। बताइए प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रही हैं। क्या हो जाएगा? द टीचर हिमसेल्फ, उसकी प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीचर की कि वो एडजस्ट करे खुद के साथ, ठीक है, द टीचर हिमसेल्फ। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको ये बताना है। Syllabus is an elixir to the curriculum.
curriculum is the same in all educational institutions. Curriculum includes both formal and informal, या फिर curriculum does not include methods of evaluation. बताइए. राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए. सिलेबस इज एन एनेक्सर टू द करिकुलम. जो सिलेबस होता है वो एनेक्सर होता है हमारा करिकुलम का. वो बताता है कि हमारे करिकुलम में क्या क्या चीज़ों इंक्लूड की गई हैं, क्योंकि करिकुलम में हमारे एकेडमिक के साथ साथ हमारे करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी इंक्लूड किया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे सिलेबस जो है वो इसका एनेक्सर है. नेक्स्ट है अ सक्सेसफुल टीचर इज वन, यानी कि एक सक्सेसफुल टीचर है वह कौन? कंपेंशनेट एंड डिसिप्लिन में रहे, जो क्वाइट एंड रिएक्टिव रहे, टॉलरेंट एंड डोमिनेटिंग हो, या फिर पैसिव एंड एक्टिव हो. बताइए. देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जिनके बेसिस पर आप इजीली, यहाँ पे लिखा है क्वाइट एंड इनएक्टिव, रिएक्टिव, ये भी कट गया. टॉलरेंट एंड डोमिनेटिंग, डोमिनेटिंग तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये कट गया. पैसिव एंड एक्टिव, पैसिव नहीं होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ए. कंपेंशनेट होना चाहिए उसको अपने काम के लिए, और साथ ही साथ डिसिप्लिन में भी होना चाहिए, क्योंकि जब तक एक टीचर खुद डिसिप्लिन में नहीं होगा तब तक वो स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन नहीं सिखा पाएगा. ठीक है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर इज, अब एक गुड टीचर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या है? साउंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यानी कि उसे सब्जेक्ट मैटर की अच्छी नॉलेज हो, उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, स्टूडेंट्स के वेलफेयर के बारे में सोचे, उसके लिए कंसर्न हो, और लीडरशिप क्वालिटीज उसकी इफेक्टिव हो. बताइए. मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा गया है, बहुत बार करा चुकी हूँ. सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो उसकी खुद की नॉलेज है, जो भी उसका सब्जेक्ट है उसमें उसकी खुद की नॉलेज होनी चाहिए. बात की चीजें बाद में आती हैं. जब तक उसके पास खुद की कंटेंट नॉलेज नहीं है तब तक वो स्टूडेंट्स को अच्छे से डिस्कस नहीं कर पाएगी. ठीक है. नेक्स्ट है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज इन टीचिंग अ रिसोर्स टीचर इज. एक टीचिंग में टीचिंग रिसोर्स, जो रिसोर्स टीचर है उसके लिए इम्पोर्टेंट चैलेंज क्या है? आइडेंटिफाई करना और असेसमेंट करना डिसेबल्ड चिल्ड्रन का, सेंसिटाइजेशन ऑफ पब्लिक पेरेंट्स एंड पीयर ग्रुप, स्टैब्लिश करना रूम रिसोर्स रूम और सप्लाइंग असिस्टिंग डिवाइसेस उसमें, या फिर टीचिंग प्लस करिकुलम एक्टिविटीज. बताइए. रिसोर्स टीचर के लिए बात की गई है. क्या हो जाएगा? टीचिंग प्लस करिकुलम एक्टिविटी. उसको एक रिसोर्स टीचर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज ये होता है कि वो टीचिंग के साथ साथ करिकुलर एक्टिविटीज पर भी ध्यान दे, क्योंकि इससे बच्चों का जो मेंटल और फिजिकल दोनों तरह का डेवलपमेंट होता है, इसलिए टीचिंग के साथ साथ हमें करिकुलर एक्टिविटीज पर भी ध्यान देना है. ठीक है. नेक्स्ट है माइक्रो टीचिंग इज मोर इफेक्टिव. अब माइक्रो टीचिंग जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है. कब? जब टीचिंग प्रैक्टिसेस के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, टीचिंग प्रैक्टिसेस के दौरान, या फिर आफ्टर टीचिंग प्रैक्टिस, या फिर ऑलवेज. माइक्रो टीचिंग बताइए कब की जाती है? क्या हो जाएगा? ए. ड्यूरिंग प्रिपरेशन फॉर टीचिंग प्रैक्टिस. जब टीचिंग प्रैक्टिसेस की तैयारी के दौरान माइक्रो टीचिंग जो होती है वो हमारी ज़्यादा इफेक्टिव होती है. माइक्रो टीचिंग क्या होती है? स्मॉल टीचिंग होती है, जिसमें बहुत ही स्मॉल नंबर पर स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है. ठीक है. माइक्रो टीचिंग इज यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स ऑफ प्राइमरी क्लास ओनली, जूनियर क्लास ओनली, 10+2 क्लास ओनली, या फिर बोथ फॉर प्राइमरी एंड हायर क्लास. बताइए. माइक्रो टीचिंग में क्या होता है? हम किसी भी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं. ठीक है. तो बोथ फॉर प्राइमरी एंड हायर क्लास. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी वाज द पायनियर इन माइक्रो टीचिंग कॉन्सेप्ट स्टार्टेड इन 1961. यानी किस यूनिवर्सिटी ने माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट जो है 1961 में स्टार्ट किया? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, या फिर जेएनयू यूनिवर्सिटी दिल्ली. बताइए. क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए. स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इन्होंने स्टार्ट किया था माइक्रो टीचिंग को, जो कि 1969 में हुआ था. ठीक है. नेक्स्ट है
In which of the following is instructional procedure the main component? इंस्ट्रक्शनल कौन से इसमें से किसमें इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर जो है वो मेन कंपोनेंट है? सिंथेटिक्स टीचिंग मॉडल, बेसिक टीचिंग मॉडल, इंडक्टिव टीचिंग मॉडल या फिर सोशल स्टिमुलेशन? बताइए। इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर की बात करें तो देखिए मेन कंपोनेंट होता है बेसिक में, क्योंकि इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर के बेसिस पर ही हम अपने बच्चों को बता सकते हैं कि ये काम ऐसे करना है या फिर स्टडी में आपको ये चीज़ें करनी है। इंस्ट्रक्शन हम उनको बेसिकली इसमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी सॉरी बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन एजुकेशन जॉन डुई जो थे उन्होंने किस पे स्ट्रेस किया, यानी कि किस पे फोकस किया? लर्निंग बाय डूइंग, ऑथोरिटेरियन टीचिंग मेथड्स, रूट लर्निंग या फिर नन ऑफ दी अबव? बताइए। देखिए जॉन डुई अपने इस काम के लिए बहुत फेमस थे, वो था उनका लर्निंग बाय डूइंग। उन्होंने कहा जितना स्टूडेंट्स करेंगे उतना वो सीखेंगे, यानी कि करके सीखना। ठीक है, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है सिंपोजियम इज अ टाइप ऑफ। सिंपोजियम किसका टाइप है? डिस्कवरी मेथड, डिस्कशन मेथड, लेक्चर मेथड या फिर डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड? बताइए क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, डिस्कशन मेथड। ठीक है, ऑप्शन बी। तो यही थे हमारे 25 क्वेश्चंस। होप यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। किसी भी तरह का डाउट हो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पर भी मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक या टेलीग्राम पर, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं। मैं वहाँ पर आपके आंसर करूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।